कहानी सुनाने का फन था। और ये फन उर्दू में फारसी से आया था, अरबी में भी था ये फन, दुनिया की और ज़बानों में था, बोस्निया में था ये फन, मराकश में था, इंडोनेशिया में था। अमीर हमज़ा की दास्तानें सब जगह सुनाई जाती थी। बादशाह अकबर को ये दास्तानें अमीर हमज़ा इतनी पसंद थी कि बादशाह अकबर ने जब मुग़ल अटेलियर का तस्वीर की, उनकी मुसव्वरी की जो कारखाना था, उसका जो पहला काम कमीशन किया था 1564 से, वो हमज़ा नामा की तस्वीरों को उन्होंने छपवाना शुरू किया था। इस कदर उन्हें पसंद थी। वो तस्वीरें इस साइज़ की हैं, आप लोग जानते हैं मुग़ल मिनिएचर्स छोटे होते हैं किताब की शक्ल में, हमज़ा नामा की तस्वीरें इतनी बड़ी तस्वीरें थी। अच्छा, एक तस्वीर को बनाने के लिए उस ज़माने में, छोटी तस्वीर को बनाने के लिए भी 10-15 कारीगर काम करते थे, क्योंकि वो आर्टिस्ट स्पेशलाइज करते थे। कोई चेहरा बनाने में, कोई रंग बनाने में, कोई बैकग्राउंड बनाने में, कोई जंग का बनाने में। तो एक तस्वीर में 10-12 आर्टिस्ट कोलैबोरेट करते थे। कुछ हफ्ते महीने लगते थे एक तस्वीर को तैयार होने में। ये इस साइज की तस्वीर हमज़ा नामा की अकबर बादशाह ने बनवाई और 1200 तस्वीरें बनवाई इस साइज की हमज़ा नामा की। उसमें से कोई 125 तस्वीरें हैं अभी मौजूद दुनिया में, उनके पीछे तस्वीरों के किस्से लिखे हुए थे। तो बादशाह अकबर को खुद हमज़ा की दास्तानें बहुत पसंद थीं, वो सुनते और सुनाते थे। और हमारे अहद के बहुत बड़े पेंटर गुलाम मोहम्मद शेख साहब जो बड़ौदा में रहते हैं, उन्होंने उन पर बहुत अच्छा पर्चा भी लिखा है। और मुझे लगता है कि एक जो अकबर के बहुत से मुअर्रिखीन रहे हैं और बहुत से लोगों ने लिखा है, और मैंने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, लेकिन अकबर की शख्सियत में लोगों ने इस चीज़ को मिस किया है कि अकबर ने दरअसल खुद को कितना अमीर हमज़ा पे मॉडल किया। अमीर हमज़ा की, और अमीर हमज़ा जो है वो मॉडल वॉरियर थे, यानी वो शुजाअत में, दरियादिली में, रहमदिली में, नेकी में, रास्तगोई में, ईमानदारी में और माफ़ी करने में, इंसाफ करने में, दुनिया की जितनी सिफ़ात आप एक हीरो से मंसूब कर सकते हैं, वो सारी सिफ़ात अमीर हमज़ा में थी। और उनमें से बहुत सी सिफ़ात बादशाह अकबर खुद में देखते थे। ये ज़रूरी नहीं है कि उनमें हो, और ये बात तो हम सब पे लागू होती है कि हम खुद को जो समझते हैं और हम जो हैं वो दो अलग अलग चीज़ें होती हैं हमेशा। और इंसान जो सोचता है और जो सोचता है कि वो सोच रहा है, वो भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। और इंसान जो समझता है और जो समझता है कि वो समझ रहा है, वो भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, और ये हर एक पे आयत होती है। तो बादशाह अकबर ने खुद को ये कहा, जैसे मिसाल के तौर पर बादशाह अकबर ने कहा था कि मैं किसी को फांसी दूं तो मुझे पहले, मैं कितने भी गुस्से में हूँ उस वक्त फौरन मत किसी को फांसी दे देना, मैं कैसा भी गुस्सा हो कहूँ कि फौरन ले जाओ, लेकिन फांसी मत देना, पहले रुक जाना, अगले दिन फिर आके मुझसे पूछना, फिर मैं बताऊंगा, तब तुम फांसी देना। तो ये अदल का, इंसाफ का जो उनका तसव्वुर था, उनका तसव्वुर जो सारे मजहबों को मिलाकर, इंसानों को मिलाकर सबको लेके चलने का था। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है अकबर ने खुद को अमीर हमज़ा पे मॉडल करना चाहा। तो अमीर हमज़ा की दास्तानें फ़ारसी में सुनाई जाती थी। फिर ये दास्तानें, मुझे ये सारी बातें कुछ भी नहीं पता थी, सिर्फ फारूकी साहब की बातों को मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने। अमीर हमज़ा की दास्तानें फिर फ़ारसी में भी सुनाई गई। ये दास्तानें दुनिया भर में सुनाई जाती थी। और ये दास्तानें जैसे पुराने ज़बानी एपिक्स होते थे, जैसे रामायण है, इलियड का ओडिसी है, जिसमें जंग होती है और इश्क होता है, और आदमी जाता है जंग पे और तरह तरह की मुहिमें होती हैं और उनसे दो चार होता है, फिर उनका बयान किया जाता है। तो ये ज़बानी सुनाई जाती थी। और बादशाह अकबर के दरबार में दरबार खान नाम के किस्सा गो थे, बहुत मशहूर थे, ईरान से किस्सा गो आए थे, और बादशाह अकबर उनको बहुत आला मकाम देते थे दरबार खान को, जो किस्सा सुनाते थे अमीर हमज़ा का। फिर फ़ारसी में ये दास्तानें आई। फिर फ़ारसी से ये दास्तानें और दास्तानें लोगों ने कहनी शुरू की, और दास्तानों की लंबाई बढ़ने लगी। दुनिया भर में एक जिल्द में अमीर हमज़ा की दास्तान जानी जाती थी, लेकिन 18वीं सदी तक आते आते मीर तकी ख़याल ने बोस्तान ख़याल लिखा, तो वो 18 जिल्दों में थी, शायद ये 8 जिल्दों में थी, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। फिर दास्तान अमीर हमज़ा लोगों ने उर्दू में करनी शुरू की। उर्दू में फिर लोग बढ़ाते चले गए। बहुत से एलिमेंट्स दास्तान गोई के हिंदुस्तान में आए जो दुनिया में कहीं और नहीं थे। अय्यारी थी दुनिया में, अय्यार मिलते हैं अरब में भी और फारस में भी, लेकिन अय्यारी के साथ पूरा एक यूनिवर्स और पूरा एक उसूल दास्तान गोई में उर्दू ने बनाया। लोगों ने तिलिस्म को बहुत बढ़ावा दिया। तिलिस्म यानी जादुई दुनिया, जो जादूगर बनाते हैं। तो दास्तान अमीर हमज़ा का जो कैफियत थी, जो उसकी क्वालिटी थी, जो उसका नेचर था और जो उसकी लेंथ थी, वो सब बढ़ने लगी हिंदुस्तान में।
वो हिंदुस्तानी बन गया किस्सा। अब तिलिस्म में बहुत सी चीजें जो उन्होंने ली हैं, जो मैं अब जैसे मैंने जब बेताल पचीसी पढ़ी या आप पढ़ते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे सिद्धि का जो तसव्वुर था, शक्ति को सिद्ध करने का, योगियों के यहाँ 64 योगिनियों के यहाँ, डाकिनियों के यहाँ, तांत्रिकों के यहाँ, ऐसी दास्तान में भी साहिर जो है वो बीर बनाते हैं, बीर में जान फूंकते हैं। तो हमारे यहाँ तंत्र से और योगियों से, डाकिनियों से शक्ति को वश में करने की बहुत सी चीजें दास्तान गोयों ने फिर दास्तान में शामिल करी। तो तिलिस्मी दुनिया और एक सुपर नेचुरल दुनिया, मिस्टीरियस दुनिया, ये सब चीजें दास्तान में शामिल हुई और दास्तान फिर बढ़ती चली गई और उसमें फिर दास्तानों में तिलिस्म आता चला गया। और ये सब चीजें इतनी मकबूल थी दिल्ली में, रामपुर में, हैदराबाद में, खास तौर से 1857 की जब दिल्ली को जब बिल्कुल बर्बाद हो गया तो बहुत से दास्तान गो यहाँ आए हैदराबाद में। तो दास्तान गोई इतनी फैली कि जब लोगों को हिंदुस्तान में प्रिंट आया, मुंशी नवल किशोर ने जब देखा कि प्रिंट यहाँ आया और किताबें लोग कहानियां पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने लखनऊ के सब बड़े दास्तान गोयों को जमा किया और उनसे कहा कि जो आप जबानी सुनाते हैं उसको लिखवाइए। उन्होंने लिखवाना शुरू किया। 1882-83 से लेके 1910 में वो दास्तान गो लिखवाते थे, क्योंकि उनको तो आदत थी सुनाने की, वो परफॉर्मेंस थे। लिखने वाले कुछ और थे, उनमें से एक आदमी को कहते हैं शायद पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, शेख तसद्दुक़ हुसैन को, तो वो ज़बानी डिक्टेट करा के लिखवाते थे दास्तान। और वो दास्तानें इतनी बढ़ी कि वो मुंशी नवल किशोर छापते चले गए। पहली जिल्द छापी 1000 पेजेस की, फिर दूसरी छापी, फिर तीसरी छापी, फिर चौथी छापी, 46 जिल्दें छापी उन्होंने, एक 1000 पेज की 25 साल के अरसे में। और फिर कुछ जिल्दें बार बार छापी, बार छपी। 46,000 पेजेस की ये स्टोरी थी। इस स्टोरी और इस स्टोरी की स्टोरी किसी को नहीं पता थी, सब गायब हो गया, गुम हो गया। बिल्कुल हम उर्दू पढ़ते लिखते बड़े हुए, हमने कभी नाम भी नहीं सुना। दास्तान के नाम पे सुना वो अलिफ लैला कोई चीज़ होती थी, या बागो बहार थी, या कोई एक चीज़ है जो उर्दू आप अपनी सुधारने के लिए पढ़ना चाहिए। फारूकी साहब ने 25 साल लगा के दुनिया भर से दास्तानें जमा की, उन्हें पढ़ा कि उड़ती है आज शहर की गलियों में जहाँ खाक, सोना लिया है गोद में भरकर वहीं से अब। उन्होंने जिन लोगों को चीज़ों को खाक समझ के छोड़ दिया था उनको जमा करना शुरू किया, उन्हें पढ़ा। ये पहली जिल्द लिखी ये किताब, और ये किताब इतनी ज़बरदस्त किताब है। मैंने थोड़ी बहुत तारीख़ का मुताला किया है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से या पिछले 100 साल में इतनी बड़ी किताब नॉन फिक्शन की कोई लिखी गई है किसी भी सिंफ में। इसमें हिस्ट्री के मुझे थोड़ा इल्म है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का थोड़ा इल्म है, सोशियोलॉजी का इल्म है। मतलब ये किताब मेरी नज़रों में उतनी ही अहम जैसे एम.एन. श्रीनिवास की इंडियन विलेज मिसाल के तौर पर, जो लोग सोशियोलॉजी से हैं, या जैसे स्पीकिंग ऑफ शिवा ए.के. रामानुजन की किताब है, उस बुलंद मर्तबे की, उस पाए की किताब है, उतनी उसकी अहमियत है। जिस तरह की बहसें उन्होंने इस किताब में की, साहिरी शाही साहिब किरानी में, कि ज़बानी बयानिया क्या होता है और लिखित चीज़ क्या होती है। लिखने वाली चीज़ को आप पढ़ सकते हैं, ज़बानी बयानिया को आपको सुनना पड़ता है। तो इतनी बातें इसमें हैं कि मैं एक एक सफ़े से पढ़ना शुरू करूँगा तो वो मतलब कहना चाहिए कि बहुत अहम चीज़ है। तो मैं मुख्तसरन बस ये कहूँगा कि मैं बहुत कुछ पढ़ना चाहता था इस किताब से, जैसा आपने देखा मैंने निशान लगाया है। मैंने इस किताब को पढ़ा पहली बार सन 2000 में, और मैं एमफिल करके आया था बाहर से। तो इस किताब को पढ़ के मेरे 14 तबक रोशन हुए। मुझे पता चला कितनी बड़ी रिवायत थी दास्तान सुनाने की, और इतनी बड़ी रिवायत थी दास्तान सुनाने की कि उससे ये दास्तानें निकली जो अपने आप में इतनी बड़ी थी। तो फिर मैंने इस किताब को पढ़ा। फिर फारूकी साहब ने इस पर 4 और जिल्दें लिखी कि वो कौन थे दास्तान गो, क्या दास्तानें थीं, दास्तान अमीर हमज़ा के क्या उसूल थे, किन चीज़ों को वो सुनाते थे, क्यों ये गुम हो गई। और इसके गुम होने की कहानी हमारे और आपके समाज से इस वक्त इस अहद से जुड़ी हुई है बहुत गहरे तौर पर। वो मैं इस पर आता हूँ। तो इन्होंने 5 जिल्दें लिखी। आखिरी जिल्द उनकी इंतकाल के वक्त आई और उसके कुछ दिन पहले, और फिर उनसे तिलिस्म होशरुबा दास्तान अमीर हमज़ा का सबसे मशहूर दफ्तर था, उस पर पहले 2 दास्तानें हमें चुन के 4 दास्तानें फारूकी साहब ने दी। 2005 में मैंने पहला शो किया दास्तान गोई का। मेरे स्कूल के साथी थे हिमांशु त्यागी, हम लोग थिएटर करते थे पहले स्कूल में, फिर मैं कॉलेज में थोड़ा थिएटर करता था, तो मुझे थोड़े थिएटर का थोड़ा बैकग्राउंड था।
किसी दास्तान गो को हमने देखा नहीं था, ना फारूकी साहब ने देखा था, कोई मॉडल हमारे सामने नहीं था। कुछ उनकी मदद से, कुछ अपने इंट्यूशन से, कुछ हबीब तनवीर साहब बड़े मशहूर थिएटर डायरेक्टर थे, उनसे गुफ्तगू करके उन्होंने भी 1-2 रिहर्सल हमारी ली। हमने पहला शो किया, उसमें 2 लोगों ने दास्तान सुनाई बैठ के। आप थे शायद उस पहले शो में, आप भी थे उस पहले शो में, और ये 20 साल पहले की बात है। अब 20 साल पूरे होने को आए हैं। तो उस 20 साल में मुझे ये सआदत मिली कि दुनिया भर में दास्तानें सुनाई। बहुत सी दास्तानें मैंने खुद अपनी वज़ा की है। दास्तानें या जो भी इस फॉर्म में हम लिखते हैं, पार्टीशन पे दास्तान है, महाभारत पे दास्तान मैंने पेश की है, रामायण पे पेश की है, विजय दान देथा की कहानियों पे दास्तान पेश की है, और अभी पिछले कुछ सालों में सैयद हैदर रज़ा पे दास्तान पेश की है, मीर साहब पे है, नैना देवी एक सिंगर थी उन पे दास्तान है, गांधी हैं, जलियांवाला बाग पे है, अम्बेडकर पे, बुद्ध पे, बहुत मुख्तलिफ मौज़ूआत पे दास्तानें हम लोगों ने और मेरी टीम ने बनाई है। दास्तान गोई कलेक्टिव के नाम से हम लोगों का नाम है, और ये हम फारूकी साहब के काम की बरकत है कि आज दास्तान गोई उर्दू को छोड़ के पाकिस्तान में भी हो रही है, बांग्ला में हो रही, मराठी में हो रही, गुजराती में हो रही है। लोग दास्तान करते हैं, दास्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पे dastangoyi.in है, और इंस्टा पे हम लोग हैं दास्तान गोई कलेक्टिव के नाम से, फेसबुक पे, ट्विटर पे हैं। तो ये मुख्तसरन दास्तान के साथ मेरा सफ़र और दास्तान का था। कुछ चीज़ें मैं इस किताब से आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आपको इस किताब की अहमियत का अंदाज़ा हो कि दास्तानें क्यों गायब हुई, और मीर और सौदा और इन तमाम क्लासिकल शोरा को हमने क्यों नज़रअंदाज किया। वो दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और वो दोनों बातें इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए 18वीं सेंचुरी में, और उन्होंने फिर हमको अंग्रेज़ी तालीम देनी शुरू की, और उन्होंने हमारे कल्चर का मुहाकमा और मुहासबा शुरू किया, इंटरोगेट करना शुरू किया, हमारी हर चीज़ को, हमारे हर पहलू को। जो कलोनियल इंटरोगेशन का प्रोसेस था, और वो सिर्फ हमारे साथ नहीं था, वो प्रोसेस चीन के साथ भी था, जापान के साथ भी था, अफ्रीका के साथ भी था, वेस्ट एशिया के साथ भी था। उस इंटरोगेशन ने ये तय किया कि 18वीं सेंचुरी के बाद से जो दुनिया का जो जेनिथ है वो यूरोपियन तहजीब है। दुनिया के बाकी जितनी तहजीबें हैं वो बैकवर्ड तहजीबें हैं, वो धीरे धीरे तरक्की करके वहां पहुंच जाएंगी जहां आज यूरोप है। यानी हमारा जो हाल है वो यूरोप का माजी है। हमारा हाल हमारा नहीं है, हम किसी और के माजी में जी रहे हैं। जब हम किसी और के माजी में जी रहे हैं, इसका मतलब कि हम जहां पे हैं वो एक तरह से गोया इनऑथेंटिक है, वो काउंटरफीट है, वो अनवैल्यूएबल है, वो डिग्रेडेड है। तो आइए 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 आइए, कैसे मिजाज हैं, वाह वाह वाह। ये सिंगापुर से हमारा पीछा करती हुई आई हैं जी, लवली लवली लवली, ग्रेट टू सी यू हियर। तो हमारा जो हाल है, उनका जो माजी है वो हमारा हाल है। तो इसका मतलब हमारी हर चीज़ को अंग्रेज़ों ने क्वेश्चन किया, कंडेम किया। उन्होंने कहा आपकी शायरी तो सिर्फ रोना धोना है, आपका म्यूजिक सिर्फ इट्स ऑल वेलिंग, कुछ भी नहीं है उस म्यूजिक में। आपके पास हिस्ट्री का कोई सेंस नहीं है, ना हिंदूज को हिस्ट्री लिखनी आती है, ना मुस्लिम्स को हिस्ट्री लिखने आती है। आपके यहाँ मजहब के नाम पे सिर्फ ढोंग है, दिखावा है, सुपरस्टिशन है। आपके समाज में बुराइयां बहुत हैं, आपके यहाँ सुपरस्टिशंस बहुत हैं। तो 18वीं सेंचुरी के बाद से, और ख़ास तौर से 1857 की मैसिव डिफीट के बाद से, हम लोगों ने वो सेंस ऑफ इंफीरियरिटी को बहुत गहरे तौर पर इंटरनलाइज कर लिया। हिंदू मुसलमान सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमारे समाज को सुधार की बहुत सख्त ज़रूरत है, हमें इस्लाह की बहुत सख्त ज़रूरत है। किसी भी मुसलमान को आप पकड़ लीजिए, वो कहता है इस्लाह की ज़रूरत है। हर मुसलमान ये कहता है, हर हिंदू ये कहता है हमें इस्लाह की सख्त ज़रूरत है। हम खुद को इस्लाह करके कहाँ ले जाना चाहते हैं? हम अपने आप को होमो यूरोपियंस के बराबर खड़ा करना चाहते हैं कि हम यूरोपियंस के सामने बराबरी से खड़े हो सकें, हम वहाँ पहुँच सकें। उसकी वजह से हमारे अंदर एक सेल्फ हेट्रेड पैदा हो।
वो सेल्फ हेट्रेड 18th सेंचुरी से है और अभी तक कायम है। जिसके अंदर भी सेल्फ हेट्रेड होती है वो बोस्टफुल हो जाता है। ये एक बिल्कुल बुनियादी नफ्सियाती साइकोलॉजिकल चीज है। वो बोस्टफुलनेस दिखाई देती है हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में, जब आप ये कहते हैं हमारा माजी बहुत अजीम था, हमारे पास भी विमान था, हमारे पास भी न्यूक्लियर साइंस थी, हमारे बुजुर्गों के पास भी बहुत साइंस था, हमारे पास भी ये था, जिसको मुश्ताक अहमद यूसुफी माजी फैंटेसी कहते हैं। यानी आपके पास जो नहीं है वो आपने माजी में डाल दिया है। तो फिर ये कि हम बहुत महान थे और हम बहुत अजीम थे और हम नीचे आ गए हैं, हमें लगता है हम नीचे आ गए। किसी को लगता है वो नीचे आ गया क्योंकि वो इस्लाम की ठीक से पाबंदी नहीं कर रहा है, किसी को लगता है वो नीचे आ गया क्योंकि उन्होंने इल्म नहीं देखा और वो सुपरस्टिशियस हो गए, किसी को लगता है वो नीचे आ गया क्योंकि मुसलमानों ने हम पे हमला कर दिया। लेकिन बुनियादी तौर पर सबका ये नजरिया मुत्तफिक है और सबका ये अजम्पशन है हम ग्रेट थे, हमारी ग्रेटनेस हमसे छीन ले गई और हमको दोबारा ग्रेट बनना है। ये ऑब्सेशन ग्रेट बनने का साउथ एशिया में बहुत ज्यादा है दुनिया के और मुल्कों के मुकाबले, जो मुझे लगता है। इंडोनेशिया में इतना ज्यादा प्रेशर और ऑब्सेशन नहीं है मिसाल के तौर पर ग्रेट बनने का। हमारे यहाँ ग्रेट बनने का इतना प्रेशर है और इतना ज्यादा हमारी तमन्ना है ग्रेट बनने की। आरसी मजुमदार हमारे बहुत बड़े एंशिएंट हिस्टोरियन थे, तो उन्हें ये दिखाने के लिए कि इंडिया भी ग्रेट था कभी, उन्होंने ये तक दिखा दिया कि अरे इंडिया के पास अपनी कॉलोनीज थी अंग्रेजों की तरह एंशिएंट इंडिया में। यानी कॉलोनीज रखना ग्रेटनेस दिखाने का एक तरीका था, लिहाजा हमारी भी कॉलोनीज थी, हम भी एक वर्ल्ड पावर थे। ये हमारा जो ऑब्सेशन है वर्ल्ड पावर बनने का, सुपर पावर बनने का, स्ट्रांग बनने का, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक उसी सेल्फ हेट्रेड से है। उसी सेल्फ हेट्रेड की वजह से हमने अपनी शायरी को मुस्तरद किया। हमने कहा हम ऐसी शायरी करना चाहते हैं जो अंग्रेजों की तरह की शायरी हो, हमें ऐसा ड्रामा करना चाहिए जो अंग्रेजों के ड्रामे के सामने रखा जाना चाहिए। ये दास्तान वो वगैरह पुरानी चीज है, ये क्या है, इसमें तो जादूगर उड़ रहे हैं, कहीं उड़ना रियल है? तो दास्तान गोई में जादूगरों का उड़ना हमें काबिल कबूल नहीं था, लेकिन जब वो हैरी पॉटर में उड़ाती है तो हमने कबूल कर लिया है उसको। तो कहने का बात यह है कि इस तरह से अपनी रिवायतों से हमने एक खुद को नाबलद किया और हिकारत का जज्बा हमारे अंदर अपनी रिवायतों से आया। तो जो चीज़ समाज के ऊपर अंग्रेज़ों ने कही कि अभी आप अनडेवलप्ड हैं, आपके पास ट्रेन आ जाएगी, रेल आ जाएगी, आपके पास हवाई जहाज़ आ जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो आप डेवलप हो जाएंगे, यही बात फिर हमने अपने आर्ट और कल्चर पे भी लागू कर दी कि हमारा आर्ट और कल्चर अभी अनडेवलप्ड है और धीरे धीरे हम डेवलपिंग सोसाइटी हैं, हम डेवलप करके वहाँ पहुँच जाएंगे। तो गज़ल डेवलप करके कहाँ पहुँचेगी? जब गज़ल डेवलप करेगी तो वो कहाँ पहुँचेगी? और दास्तान जब डेवलप करेगी तो कहाँ पहुँचेगी? दास्तान डेवलप करेगी तो वो ड्रामा बन जाएगी। ड्रामा कैसा बनना चाहिए? ड्रामा वो होना चाहिए जो ब्रॉडवे में हो रहा है, जो वेस्ट एंड में हो रहा है। गज़ल क्या होनी चाहिए? गज़ल वो शायरी होनी चाहिए जो वो लोग पढ़ रहे हैं। तो फारूकी साहब ने ये सब बातें कम से कम मुझे समझाई कि ये देखिए, ये चीज़ें कलोनियल इम्पोजिशन है, ये कलोनियल असर है हमारे ऊपर, ये सेल्फ हेट्रेड हमारे ऊपर हमारा असर है। तौबतुन नुसूह डिप्टी नज़ीर अहमद जब लिख रहे हैं तो अपने प्रोटैगनिस्ट को उन्होंने दिखाया। हमारे यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल नावल है आज भी उर्दू के लिए, और ऑलमोस्ट लोग रहमतुल्लाह अलैह का दर्जा देने को तैयार हैं क्योंकि वो सर सैयद के साथी थे। तौबतुन नुसूह में नुसूह आता है गुस्से में और अपनी पूरी लाइब्रेरी को जला देता है, सादी को, मीर को, सौदा को, हाफिज को, इंदर सभा को, अमानत को, सबको जला देता है। कहता है ये क्या है? तो सिर्फ हमारा अखलाक गिराने के लिए वजूद में आई है। तो ऐसी सेल्फ हेट्रेड चौधरी मोहम्मद नईम ने लिखा है कि इससे ज़्यादा सफ़ाक, इससे ज़्यादा संगीन लम्हा वर्ल्ड लिटरेचर में कहीं नहीं है कि आप अपनी सदियों की विरासत को, तो मैकॉले ने जो बात कही थी उससे भी आगे निकल गया। मैकॉले ने तो सिर्फ यही कहा था कि वन गुड शेल्फ ऑफ अ यूरोपियन लाइब्रेरी इज बेटर देन एनीथिंग प्रोड्यूस्ड इन ऑल ओरिएंटल कल्चर्स इन ऑल टाइम्स। उसने ये नहीं कहा था कि इनको जला दो, ये काम डिप्टी नज़ीर ने अपने जिम्मे ले लिया कि अरे उनको जला ही दो पूरा। तो ये जो सेल्फ हेट्रेड हमारे अंदर पैदा हुई उसकी वजह से हमने दास्तान्स को निगलेक्ट किया, अपने परफॉर्मेंस फॉर्म्स को निगलेक्ट किया। वरना देखिए आज भी लोग ओपेरा सुनने जाते हैं, वो इटालियन में होता है, किसी को समझ में नहीं आता लेकिन लोग सुनते हैं। तो दास्तान भी फारसी है इसमें या और चीज़ें हैं। तो इसलिए टेस्ट इसलिए नहीं बदलता है कि ज़माना बदल गया और ज़माने के हिसाब से टेस्ट नहीं रहा। टेस्ट बदलता है तो ज़माना बदलता है, बात ये। और हमारा टेस्ट क्यों बदला? उसके पीछे ये पावर,
ये सेंस ऑफ इंफीरियरिटी, ये सेंस ऑफ सेल्फ हेट्रेड, इन चीज़ों का बड़ा अमल दखल था। और कहने को बहुत सी बातें हैं अब, लेकिन अब बात यह है कि सारा मैं यहीं उड़ेल दूंगा तो फिर दास्तान में क्या सुनाऊंगा हाज़रीन। इसलिए अब समोसा भी गर्म है और आप भी गर्म होइए, और फिर बाकी बातें हम दास्तान में आपके सामने पेश करेंगे।